सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुषिंग रॉय और मैं आज आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ एक बहुत ही प्यारे से सफ़र में। सफ़र है इतना कि आपको जेई और नीट का जो फुल सिलेबस है वो सिलेबस आपको पेड बैचेस में खरीदना पड़ता है, वो सिलेबस जो आपको कहीं ऑफलाइन कोचिंग में हज़ारों रुपए दे के पढ़ना पड़ता है, वही सिलेबस मैं आपको A to Z लेक्चर बेस्ड लेक्चर आपको समझाने वाला हूँ, वो भी free of cost in this YouTube channel. So please don't forget to like, comment and subscribe और मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो वो भी आप मुझे माफ़ कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है वो होगा मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। तो चलिए मैथमेटिकल टूल्स को हम समझते हैं। मैथमेटिकल टूल्स यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी कुछ फॉर्मूलाज जो हमें 11th में फिजिक्स में काम आने वाली है, तो सब कुछ हम थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते चलेंगे। सो स्टार्टिंग करते हैं हम मेंसुरेशन लेट्स स्टार्ट विद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेक्टेंगल आपको बहुत आसानी से पता होगा कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल इज nothing but like this with having length, with having breadth। तो इसका एरिया क्या आ जाता है? एरिया आता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर आते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम आपका कुछ ऐसा आता है। अच्छा, जहां पे ये दो साइड्स आपके पैरेलल होते हैं और ये दो साइड्स आपके पैरेलल होते हैं, यहाँ पे अगर मैं ये इसको बेस मानूं, बी नाम दूं बेस, क्योंकि इसके ऊपर है ये पैरेललोग्राम, तो इसको बेस मानूं और यहाँ से ये जो इसका हाइट, इसको अगर हाइट मानूं, ये तो हाइट है ना, सीधा जो परपेंडिकुलर जा रहा है ये हाइट है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का, दैट बिकम्स ब्रेथ बेस इनटू height, formula of parallelogram. Now if we go with triangle, अगर हम triangle से start करें, so then triangle is nothing but like this, with having this is your height and this is your base. So if this is your triangle, this is your height, this is your base, and the formula for the area of triangle is half into base into height. Now let's go with trapezium. Let's go with trapezium. In trapezium you know that आपके पास जो होता है वो एक सेट ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, एक सेट ऑफ पैरेलल साइड्स होता है और एक नॉन पैरेलल साइड्स का सेट होता है। तो इन दिस केस जब आपका ट्रेपेजियम आता है तब ये जो पैरेलल साइड्स है, इसको अगर मैं ए नाम दूं, इसको अगर मैं बी नाम दूं, तो इसका जो फॉर्मूला आता है आपका एरिया का वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये आ जाता है फॉर्मूला आपका ट्रेपेजियम का। फिर आते हैं हम सर्कल पे। सर्कल इज नथिंग बट लाइक दिस। ओके, सर्कल में आपको पता है ये आपका आ जाता है रेडियस। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में जो एरिया आता है हमारा वो आता है पाई आर स्क्वायर। यू नो दैट आर जो है वो रेडियस है एंड यू ऑल्सो नो दैट d is equals to 2r, which is d is nothing but diameter. So we can write here also कि pi d square, actually r we can write r को हम लिख सकते हैं d by 2 ना, तो d by 2 अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे इसको स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई d square by 4. This is also a formula for the area of the circle. And now
let's go with another sets. Now let's go with cylinder. पे आता है हमारा सिलेंडर. सिलेंडर, अगर हम सिलेंडर का फिगर ड्रॉ करें तो ऐसा आता है कुछ. ये इसको हाइट मान लेते हैं, इसको रेडियस मान लेते हैं. सो सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया आएगा आपका. अब सरफेस एरिया क्यों भाई, ये तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है. सिलेंडर, सिलेंडर आपने देखा होगा ना. सिलेंडर ये तो बेसिक चीज है, क्लास 10 पे आप मैथ्स में पढ़ते ही हो, तो आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ. सो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आता है वो आ जाता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर. 2 पाई आर h plus r, which is 2 pi r and h plus r multiply में, ठीक है. and your volume becomes pi r square h in case of cylinder. Now number 7 is cone. So अगर हम कोन को ड्रॉ करें यहाँ पे तो ऐसा आता है कोन. ये ऐसे बन जा कुछ ऐसा आता है कोन, ठीक है. कोन में यहाँ पे ये रेडियस r, ये आपका जो ये आता है यहाँ से, ये आपका हाइट आता है, ठीक है. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये, अच्छा, ये जो स्लोप आता है ये आता है L, और इसको बोलते हैं, L को बोलते हैं यहाँ पे स्लैंट हाइट. L को बोलते हैं स्लैंट हाइट. एंड ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाता है. तो L का जो वैल्यू है यहां से आ जाता है L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. एंड नाउ कोन. सो कोन में अगर आप फॉर्मूला वाइज जाए तो कोन का जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर, अब कोन का 2 सरफेस एरिया होता है एक्चुअली, क्योंकि अगर आप कर्व सरफेस को जाओ सिर्फ तो आप कर्व सरफेस को भी आ सकते हो, कर्व सरफेस, और एक टोटल सरफेस एरिया को जाओ तो फिर आपको नीचे का पोर्शन भी लेना पड़ेगा. तो अगर हम कोन को लिखने चाहे तो हमें कोन में लिखना पड़ेगा कि CSA of the cone which is your pi r L, where L is equal to h square plus r square root over. and TSA लिखना चाहो तो TSA भी लिख सकते हो. इसका TSA is equals to pi r L pi r L plus r. This is your TSA. And a volume of a cone that is 1 by 3 pi r square h. So CSA pi r L, TSA pi r L plus r, volume 1 by 3 pi r square h. Now let's go with move on to cone हो गया आपका, सिलेंडर हो गया आपका, and now चलते हैं sphere. स्फीयर पे अगर आप ध्यान दोगे तो स्फीयर का अगर आप शेप ड्रॉ करें तो स्फीयर कुछ इस टाइप का होता है, जो कि आपको लगेगा कि सर्कल है, लेकिन ये सर्कल एक्चुअली नहीं है. स्फीयर में एक 3 डायमेंशनल शेप को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको. स्फीयर मतलब होता है एक 3D शेप, ठीक है. स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस यही होता है कि जो सर्कल है वो 3D शेप नहीं होता, लेकिन स्फीयर आपको एक 3D इमेजिन करना पड़ेगा. तो जैसे आप फुटबॉल मान लो, है ना, तो ऐसी चीज है. अब स्फीयर जो होता है उसका जो, अगर आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला मानो तो दैट इज योर
4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसको आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे इसको आप ये भी लिख सकते हो कि पाई डी स्क्वायर। अच्छा, पाई डी स्क्वायर क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आपको पता ही होगा कि 4 पाई आर को अगर हम डी बाई टू स्क्वायर लिखे तो दैट इज डी स्क्वायर बाई 4, और 4 4 कट हो जाता है, तो पाई डी स्क्वायर भी आप सरफेस एरिया इसका लिख सकते हो। एंड देन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट योर 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे ये आपका आर है। एंड नाउ स्फीयर हो गया, आप हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। हेमिस्फीयर कुछ नहीं भाई, हेमिस्फीयर जो होता है वो हाफ होता है स्फीयर का, यानी अगर ये आपका स्फीयर है तो इसको अगर आप हाफ कर दोगे, ये आर हो गया, तो ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया अगर इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा दैट इज हाफ, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, हाफ होगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड वॉल्यूम जो होगा वो भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। एंड एट लास्ट but not the least, we will study about cube. Cube, अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, मुझे क्यूब ड्रॉ करना बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। बचपन में मैंने ऐसे क्यूब ड्रॉ करना सीखा था, तो तब से आई लाइक टू ड्रॉ क्यूब्स। फर्स्ट टाइम मुझे याद है, मैं फर्स्ट टाइम तो क्यूब ड्रॉ करने गया था, कुछ ऐसा ऐसा मतलब ऐसा ऐसा कुछ भी हो गया था। तो फिर मैंने ये अपने टीचर से ये ट्रिक सीखी कि क्यूब को ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक बॉक्स बनाओ, फिर और एक बॉक्स बनाओ, फिर कोने को जोड़ दो। तो ऐसे मुझे पसंद आने लगा क्यूब ड्रॉ करना। एनीवेज, सो क्यूब में अगर आप साइड्स, ये आपके साइड्स है ना, तो अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए होता है तो आपको साइड का क्यूब करना पड़ता है। एंड अगर आपको जो सरफेस एरिया चाहिए होता है तो सरफेस एरिया अगर आपको क्यूब का चाहिए तो आपको ये जानना जरूरी है कि एक जो अगर हम स्क्वायर को पकड़े तब आपका साइड होता है, तो साइड इनटू साइड आपका फॉर्मूला में आ जाता है, विच इज साइड स्क्वायर। नाउ दिस इज नॉट ओनली द सरफेस, ऐसे 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस है, तो 6 सरफेसेस का आपका सरफेस एरिया मिलाना पड़ेगा। सो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 6 into s square, and this is your formula for cube. So these are your formulas, and यही कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगने वाले हैं, काम आने वाले हैं। तो आपको सबको पता ही होता है ये फॉर्मूलाज, पर फिर भी एक रिवाइज करवाना पड़ता है, जिससे आप इस चीज को मान के चलो कि ये इंपॉर्टेंस है, वरना आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे फिर आप भूल जाओगे, है ना। सो दिस इज आवर मेंसुरेशन, से हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर आप ट्रिगोनोमेट्री पे जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फॉर फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में आपको एंगल्स के बारे में जानना ही पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स एंगल्स से ही बना होता है ना। हर एक चैप्टर में आप जाओगे, प्रोजेक्टाइल मोशन से शुरू करके रोटेशन मोशन में जाके, सर्कुलर मोशन में जाके, है ना, हर एक मोशन पे, वेव्स पे जाके, हर एक जगह पे आपको एंगल्स के साथ डील करना पड़ता है। तो एंगल्स से डील करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज, ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूलाज है उसका यूजेज बहुत काम आने वाला है जब आप वेक्टर 3D करोगे, जब आप सर्कुलर मोशन, जब आप रोटेशन मोशन करोगे, जब आप वेव्स करोगे, तब आपको समझ में आएगी इसकी सिग्निफिकेंस। सो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें, बहुत बेसिक से, तो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, और ये अगर ये जो एंगल होता है, ये एंगल को अगर हम थीटा मान ले, थीटा, ठीक है,
ये आपका परपेंडिकुलर है जो कि सीधा जा रहा है, ये आपका बेस है एंड ये आपका हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो इसके रिलेटेड आपको आइडेंटिटीज तो पता ही होंगे ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा आती है, साइन थीटा इज नथिंग बट, ये जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम यहां से cos थीटा की बात करें तो cos थीटा जो होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा cos थीटा। अगर आप tan थीटा की बात करें तो वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आप अगर बात करें साइन थीटा cos थीटा tan थीटा, फिर कोसेक थीटा की बात करें, वो होता है आपका 1 बाई साइन थीटा। ध्यान से सुनना, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 बाई साइन थीटा। तो कोसेक थीटा अगर 1 बाई साइन थीटा हुआ तो साइन थीटा था आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बाई परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस विच इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली कोसेक थीटा अब आया सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा इज, अगर सेक थीटा आपका होता है 1 बाई cos थीटा विच इज रेसिप्रोकल 1 बाई cos थीटा। तो अगर 1 बाई cos थीटा होता है तो अगर हमको पता था कि cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होता है तो यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेनस आ जाएगा विच इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड tan थीटा, अब अगर cot थीटा होता है, cot थीटा जो होता है वो होता है इनवर्स ऑफ tan थीटा and we know 1 by perpendicular upon base, so it is base upon perpendicular. So these are our formulas जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको पता ही है, ठीक है। अब कुछ और रिलेशन, सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस। क्या है वो इंपॉर्टेंट रिलेशंस? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा is equals to 1. Three important three important formulas related to sin, cos and tan. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड एंगल, सॉरी रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि आपको हर जो वैल्यूज होगी फिजिक्स में वो आपको रेडियन में ही दी जाएगी, ठीक है। तो अगर हम रिलेशन को समझे तो रिलेशन ऐसा होता है कि 1 रेडियन, जो मतलब एक रेडियन जो होता है आपका, वो एक रेडियन आपका 180 डिग्री बाय पाई के बराबर होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, और यू कैन से 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो आपको अगर पता ही चल रहा है कि कैसे कन्वर्ट करना है, मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो कि आपके पास 2 डिग्री दिया हुआ है और ये 2 डिग्री आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, कन्वर्ट दिस टू रेडियन। तो आप फॉर्मूला लगाओ, 1 डिग्री के लिए अगर पाई बाय 180 रेडियन है तो 2 डिग्री के लिए आपका 2 इंटू पाई बाय 180 इंटू रेडियन होगा, विच इज ये 90 हो जाएगा कट के, सो पाई बाय 90 रेडियन।
आप बड़ा एंगल ले लो, आप 90 डिग्री एंगल ले लो एग्जांपल पे। 90 डिग्री एंगल अगर आप लेते हो तो 90 इंटू पाई बाय 180 विच इज 2, so it is pi by 2। अब 45 ले लो, 45 डिग्री, 45 इंटू पाई बाय 180 विच इज, काटोगे तो आपको मिलेगा कि ये 4, so pi by 4। So these are your values in radian, these are your values in radian। डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज है उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। एक कॉलम बना लेते हैं हम। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा वैल्यू जब 0 होता है तब आपका 0 हो जाता है साइन का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू जब 30 होता है तब वैल्यू हाफ हो जाता है। 45 जब होता है तब 1/√2। 60 जब होता है तब √3/2। 90 जब होता है तब 1। 120 जब होता है देन इट इज √3/2 एंड 180 डिग्री जब होता है तब वो 1 हो जाता है आपका, ठीक है, सॉरी तब 0 हो जाता है। एंड नाउ cos थीटा, cos थीटा 0 डिग्री में 1, 30 डिग्री में आपका वैल्यू होता है √3/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में आपका जो वैल्यू आता है वो 1/2, 90 डिग्री में 0, 120 डिग्री में -½ 180 डिग्री में -1। tan थीटा, tan थीटा which is 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री √3, 90 डिग्री not defined। (120 डिग्री -√3 एंड 180 डिग्री 0। सो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अब साइन कॉस टैन अगर आपको पता होंगे तो आप बाकी भी निकाल सकते हो, बिकॉज यू नो दैट साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका सेक होता है, और टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका कॉट होता है। तो उस हिसाब से आप रेसिप्रोकल करके उनका वैल्यूज आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गए आपके कुछ बेसिक मैथमेटिकल वैल्यूज। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, जब एंगल्स स्मॉल होते हैं, ठीक है, यानी अगर हम थीटा माने, जो थीटा स्मॉल है, छोटा है, इन दैट केस अगर थीटा छोटा है तब आपका जो साइन थीटा होता है वो थीटा निकल के आ जाता है। अगर आपके पास टैन थीटा है, अगर आपके पास टैन थीटा है तो वो भी आपका थीटा निकल के आ जाता है। अगर आपके पास साइन थीटा है तो वो थीटा निकल के आ जाता है, टैन थीटा है तो थीटा निकल के आ जाता है। और अगर आपके पास कॉस थीटा है तो वो 1 आ जाता है, ठीक है। ये केस कब है, कब आता है, जब थीटा जो होता है वो स्मॉल होता है, नॉट थीटा जब बड़ा होता है तब नहीं होता, लेकिन थीटा जब स्मॉल होता है तब साइन थीटा से वो थीटा आप लिख सकते हो, उसको आप tan थीटा को थीटा लिख सकते हो। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बोला जाएगा कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो दैट क्वेश्चंस आप
तो साइन थीटा अगर आपको पास कुछ रिलेशन आए तो आप साइन थीटा को ओमिट करके थीटा भी लिख सकते हो। इसी वजह से ये आपको मैं सिखा रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्वेश्चंस के बीच में देखने को मिलेगा। मैं आपको यहीं पे सिखा रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। साइन जो थीटा है ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। यहाँ थीटा रेडियन डिग्री हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट यहाँ पे जब थीटा निकलेगा तब ये रेडियन में होना चाहिए। एग्जाम्पल ऐसे कि साइन, अगर यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लो मेरे पास साइन 2 डिग्री है जो कि छोटा है, साइन 2 डिग्री, तो यहाँ पे 2 डिग्री है तब ये 2 डिग्री नहीं निकलेगा, ये 2 डिग्री से कन्वर्ट होएगा ना, तो कन्वर्ट होएगा तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था पाई बाय 180 रेडियन, तब देख लो आप यहाँ से पाई बाय 90 रेडियन, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये ऐसे निकलेगा आपका, ठीक है ना। तो दैट इज योर, ये ऐसे ही होता है जब आप जो एंगल है वो आपका स्मॉल हो जाए। तो ये आ गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक बातें। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करें यहाँ पे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करके आप हेडिंग दीजिए इन लोगों को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आपको बहुत काम आएंगे। इनफैक्ट आप जब वेव चैप्टर करोगे, वेव में आपको बहुत काम होने वाली है, सुपरपोजिशन क्वेश्चन पढ़ोगे तब। तो यहाँ पे आपका साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका साइन a cos b प्लस साइन b प्लस cos a, राइट। जो आपका साइन a माइनस b का जो फॉर्मूला आता है वो आता है साइन a cos b माइनस साइन b cos a। यहाँ पे प्लस कैसे आएगा भाई, प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई है साइन। और आप फिर आपका फॉर्मूला आता है इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है मैथ्स में, आप ये सब सीखने वाले हो, बहुत सीखने वाले, बहुत फार्मूलाज है। मैं तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू में जो जरूरत है आपको वही पढ़ा रहा हूँ। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी में आपको पता होगा कि cos a, खैर आपको पता कैसे होगा, आप पहली बार कर रहे हो, बट मैं आपको पता लगवा देता हूँ। cos a cos b माइनस साइन a साइन b। फिर आपका एक और फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से cos। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जब प्लस था तब यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ पे जब माइनस था माइनस आया था, यहाँ पे जब प्लस है तब माइनस आ रहा है। ये थोड़ा सा देख लेना आप, है ना, गलती मत कर देना, या फिर बोल मत देना कमेंट सेक्शन में कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है। मास्टर गलत नहीं पढ़ा रहा भाई, मास्टर सही पढ़ा रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मान लूं यहाँ से ये जो आपका ये है ना, ये यहाँ पे अगर मैं कंडीशन दे दूं कि कंडीशन ले भाई कि तेरा जो a है वो b के बराबर है और उसको मैं थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। a जो है b के बराबर है उसको मैं थीटा लिख रहा हूँ। अच्छा, ये अगर यहाँ पे a और b सेम है और दोनों ही थीटा है तो थीटा 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 प्लस थीटा 2 थीटा हो गया। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आएगा साइन 2 थीटा का। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा हो गया। अच्छा भाई, ये भी तो इक्वल है, ये भी तो इक्वल है ना, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तब क्या आ जाएगा। अच्छा, तब आपका ऐसे आ जाएगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर एक और चीज आप देखो यहां से, सॉरी यहां नहीं, यहां से देखो, यहां से अगर आप देखोगे cos a प्लस बी है, सेम कंडीशन में लगाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा। ओके,
यहाँ पे cos A, cos B, cos थीटा which is cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin A, sin B, sin थीटा which is sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना? बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको पता होने चाहिए और इसी फॉर्मूलाज को आपको जानने की जरूरत है। स्लोप जो हम सीखेंगे, अब मेंसुरेशन सीखा हमने, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सीखा, अब स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप यानी कि अगर आपके पास एक, मतलब मैं आपको समझाऊं, अच्छा स्लोप का मतलब एक्चुअली होता है इंक्लाइनेशन। स्लोप का मतलब ही होता है इंक्लाइनेशन। अच्छा, यानी कि अगर आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास एक कोई भी इंक्लाइनेशन है, ऐसे आपके पास कोई इंक्लाइनेशन जा रहा है, जो इंक्लाइनेशन आपका थीटा मान लो, तो कोई भी इंक्लाइनेशन अगर आपके पास आ रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, कितना बॉडी इंक्लाइंड हुआ है, तो उसको आप स्लोप कहते हो। स्लोप जो होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं, ये हमारा स्लोप हो गया। अब स्लोप को अगर आपको पता होगा कि स्लोप जो होता है यानी कि m, उसको हम tan थीटा कहते हैं, tan थीटा। अब tan थीटा ही क्यों कहते हैं? देखो बहुत सिंपल है, जो स्लोप होता है वो tan थीटा कहते हैं क्योंकि स्लोप जो होता है वो होता है राइज बाय रन। अब राइज बाय रन मतलब, यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे देखो कि कोई भी दो पॉइंट्स लो, यहाँ पे एक पॉइंट लो, यहाँ पे एक पॉइंट लो स्लोप पे, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आ जाएगा आपका y2, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आ जाएगा आपका y1, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आ जाएगा x1, और ये जो पॉइंट होगा ये आ जाएगा x2। ठीक है, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो ये एक्चुअली, अगर राइज मतलब क्या होता है? राइज मतलब ये कितना ऊपर की तरफ क्या है, ये होता है आपका राइज। ये राइज कितना हुआ है? राइज हुआ है y2, इतना सा पोर्शन, मतलब ये पोर्शन चाहिए आपको, है ना? ये अगर आप ऐसे इसको ट्रायंगल बना लो, ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये कितना राइज हुआ है? इतना राइज हुआ है। इतना कौन कितना है? ये y2 इतना है, ये y1 इतना है, तो y2 माइनस y1, तो ये आ गया आपका y2 माइनस y1 जो कि आपका राइज है। तो राइज का वैल्यू हो गया y2 माइनस y1। रन मतलब कितना गया है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे। अब x एक्सिस पे कितना गया है? ये आपका x2, ये आपका x1, तो इसको x1 को माइनस करोगे तो ये निकल के आ गया, ये इतना पोर्शन, मतलब इतना पोर्शन, ये हो गया आपका रन, और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका x2 माइनस x1, तो यानी x2 माइनस x1। तो अगर स्लोप निकालना चाहोगे आप कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, तो आप ऐसे निकाल सकते हो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, एंड और आप एंगल के साथ निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा क्यों हो रहा है? क्योंकि y2 माइनस y1 मतलब जो ये है, ये एक्चुअली नथिंग बट इट इज अ परपेंडिकुलर, और ये x2 माइनस x1 मतलब ये बेस है, और हमको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा में होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो स्लोप m इज tan थीटा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन क्या दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो स्लोप का फंडा है ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, जैसे कि अगर ये जो थीटा है, वो थीटा अगर आपका एक्यूट एंगल होता है, ये थीटा अगर आपका एक्यूट एंगल होता है, तब जो आपका स्लोप आएगा वो आएगा आपका पॉजिटिव। अगर आपका जो थीटा है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल आता है, तब आपका जो स्लोप आएगा वो आएगा नेगेटिव। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कहने का मतलब समझा देते हैं। मान लो ये ग्राफ है आपका, अगर स्लोप ऐसे काट रहा है, तो ये जो एंगल है थीटा, तो ये अगर आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब यानी पकड़ लो ये 30 डिग्री है ना?
ये 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री अगर स्लोप हुआ तो मैं अगर आपको पूछूं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप कितना है, तो स्लोप आप कैसे निकालोगे? आपको स्लोप का पता है कि स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। सो tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3। आपका 1/√3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस केस पे। और स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि थीटा एक्यूट है तो ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आएगा जब ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे एक ग्राफ है और आपका अगर ऐसे इंक्लाइंड हो गया, इंक्लिनेशन आपका ऐसे हुआ और ये जो एंगल बना, ये मानो ये 120 डिग्री बन गया, ठीक है। तो ये 120 डिग्री एंगल है जो कि थीटा है, वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस केस में आप कैसे निकालोगे? इस केस में आपको tan 120 निकालना पड़ेगा, tan 120 निकालना पड़ेगा, जो कि निकालने के लिए आपको 12th क्लास में सिखाई जाएगी कि tan 120 निकालने के लिए आपको tan 90 प्लस 30 डिग्री करना पड़ता है, विच इज आपको फिर 90 है तो इसको आपको कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कॉट हो जाएगा वगैरह वगैरह, फिर कॉट 30 डिग्री आ जाता है, फिर आपको कॉट 30 डिग्री का वैल्यू निकालोगे। लेकिन आप क्लास 11 में हो तो आप एक सिंपल ट्रिक सीख लो। आप एक काम कर सकते हो कि ये एक लीनियर पेयर है तो ये 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री आपका। तो अगर ये 60 डिग्री एंगल है आपका, तो आप ये एक्चुअली तो ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो आप इसको नेगेटिव स्लोप भी आएगा, तो आप इसको tan थीटा लिखो पहली बात, और माइनस tan थीटा लिखो m इज इक्वल्स टू, क्योंकि माइनस मैंने लिखा इसलिए क्योंकि स्लोप नेगेटिव आएगा लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अगर आप पहले से माइनस पकड़ के चलते हो और tan थीटा जो है, tan थीटा यानी कि आपका थीटा जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा, तो tan 60 डिग्री यहाँ पे आपका आता है √3, तो ये यहाँ पे आंसर आपका √3 हो जाएगा, लेकिन माइनस में है क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे मेरा थीटा है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक्यूट एंगल अगर आपका होता है तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, एग्जांपल ऐसे। अगर आपका नेगेटिव अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल आता है तब आप क्या कर सकते हो, तब आप ये दूसरे साइड पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल को ले लो, उसको थीटा की जगह बिठा दो और यहाँ पे माइनस डाल दो, क्योंकि स्लोप नेगेटिव आएगा क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में आपका स्लोप कैसा बनता है जानना जरूरी है। यहाँ पे आपका स्लोप का टॉपिक भी खत्म होता है। अच्छा, अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन में। यहाँ पे आ गए हम डिफरेंशिएशन में, जो कि कैलकुलस, मेरा फेवरेट पार्ट। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन आपको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन एक्चुअली जो है, एक्चुअली ये स्टार्ट होता है कैलकुलस से। कैलकुलस एक वो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि दो भागों में है। एक आता है आपका डिफरेंशिएशन, एक आता है आपका इंटीग्रेशन। ये किसी भी चेंज को दर्शाती है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। इसकी खोज न्यूटन ने की थी, हमारे ही बहुत बड़े फिजिसिस्ट जो है, जिनकी दया से आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उन न्यूटन साहब ने कैलकुलस का इन्वेंशन किया था। अब इसके पीछे एक स्टोरी है कि क्यों किया था। तो एक्चुअली ये एक बेटिंग टाइप स्टोरी है कि एक दोस्त थे न्यूटन के, उन्होंने न्यूटन से पूछा कि न्यूटन तू बता कि ये हम मतलब ये स्फेरिकल शेप जो ऑर्बिट्स के होते हैं वो स्फेरिकल ही क्यों होते हैं, वो कुछ और शेप क्यों नहीं होते, स्फेरिकल पार्ट ही क्यों कवर करता है एक प्लैनेट। तो इस जो सवाल का आंसर न्यूटन के पास नहीं था, लेकिन न्यूटन ने कहा कि वेट, मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा इस सवाल का आंसर लेके।
तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया, रिसर्च करके उन्होंने पता चला कि यार मैथमेटिक्स बहुत कम है, मतलब जो मैथमेटिक्स टिल डेट तक इन्वेंशन हुई थी वो मैथमेटिक्स आर नॉट इनफ फॉर फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैथमेटिक्स की ब्रांच खोल डाली, जिस ब्रांच को हम आज कैलकुलस के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने वो कैलकुलस का इन्वेंशन किया यहाँ से, और उन्होंने रेट ऑफ चेंज को समझाया। अब मैं रेट ऑफ चेंज एक वर्ड यूज किया मैंने, अब ये रेट ऑफ चेंज वर्ड क्या है, इसी कहानी को लेकर हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज यानी किसी भी वस्तु का चेंज होना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मान लो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं t इज इक्वल टू 0 में यहां पे खड़ा हूं, मतलब कोई टाइम जब नहीं बीता तब मैं यहां पे हूं, मैं थोड़ी ही टाइम बाद मैं यहां पे चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो है पोजीशन यहां से यहां तक आया कुछ टाइम में, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी चेंज कितना आया। मान लो ये एक ऐसा एक पाथ है जहां पे ये t इज इक्वल टू 0 में ये x इज इक्वल्स टू 1 पे था, एक कोऑर्डिनेट पकड़ रहा हूं मैं, ये t इज इक्वल टू जब 5 हुआ तब ये x इक्वल टू 10 पे आ गया, जब ये t इज इक्वल टू 10 हुआ तो ये x इक्वल टू 20 पे आ गया। यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम वैसे कम हो नहीं सकता, टाइम बढ़ेगा ही, टाइम बढ़ रहा है, उसके साथ साथ इसका जो पोजीशन है वो भी आगे की तरफ जा रहा है, ये भी आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, चेंज हो रहा है, पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे भी सोच सकते, ऐसे भी मान सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 जब था तब ये बॉडी x इक्वल टू 1 पे थी, जब t इज इक्वल टू 5 हुआ तब ये बॉडी x इक्वल टू -5 में आ गई, सॉरी तब ये बॉडी x इक्वल टू -5 में आ गई, जब t इज इक्वल टू 10 हुआ तब ये x इक्वल टू -10 में आ गई। जब -5 -10 में आने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना, बॉडी यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी, यहाँ पे बॉडी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है टाइम के साथ। खैर ये सब चीजें हम काइनेमेटिक्स में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये रेट ऑफ चेंज जो है वो दर्शा रहा है यहाँ पे, तब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज को हम और मैथमेटिकली समझाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन यानी डी डी एक्स, या नीचे अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में समझाएं तो वो डी डी टी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये किस रेस्पेक्ट में, यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म रहता है वो होता है कि किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और ऊपर जो रहता है ये अगर मैं dy dx मानूं, इसका मतलब ये है कि ये जो y है वो x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, चेंज यहाँ पे y हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं dv dt मानूं लिखूं तो v अगर मैं वेलोसिटी लिखूं, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम t यानी टाइम, ये जो वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि चेंज कितना हो रहा है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो हम नीचे लिखते हैं, और जो चेंज हो रहा है उसको हम ऊपर लिखते हैं, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन हम ऐसे ही लिखते हैं, डिफरेंशिएशन का ऐसा ही फंडा है। अब डिफरेंशिएशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिन फॉर्मूलाज को हमें जानना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफरेंशिएशन अगर हम किसी भी कांस्टेंट टर्म का करें, c यानी कांस्टेंट टर्म मैं यहाँ पे लेता हूँ, कोई भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट टर्म यानी कोई नंबर, तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। लाइक अगर मैं ddx ऑफ 1 करूं या ddx ऑफ
100 करूं, कोई भी नंबर यानी कांस्टेंट नंबर जो कांस्टेंट है उसका अगर डिफरेंशिएशन करूं तो वो 0 आएगा, है ना। तो वही मैं c को कांस्टेंट माना। अच्छा, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं x का, x यानी डिफरेंशिएशन करूं x का, जो वेरिएबल मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं उसी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है 1। अगर मैं ddx ऑफ cx करूं, ध्यान से समझना, यहां पे ये जो c है वो कांस्टेंट है और जो x है वो वेरिएबल है। तो x जो है वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ पे आपका जो c है वो बाहर रहेगा और dx यहाँ पे होगा। ये जो x है dx होगा, इसका मतलब c आ जाएगा क्योंकि dx का वैल्यू 1 आता है, आपने यहाँ पे देखा dx का वैल्यू 1, तो यहाँ पे c आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, ddx ऑफ अगर हम x टू दी पावर n करें तब x टू दी पावर n यानी कि जो x है उसका कुछ एक पावर है, यानी अगर मैं मानूं तो x स्क्वायर है सपोज, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा आपका, तो x टू दी पावर n जब रहता है तब फॉर्मूला वाइज आपका ऐसा आता है कि जो n है ये नीचे आ जाता है n, ये x रहता है और जो ये एक्सपोनेंट में जो n है उसके साथ -1 आ जाता है। सो nx n minus 1 nx टू दी पावर n-1। तो अगर हम एग्जांपल को देखें यहाँ पे तो एग्जांपल को कैसा होगा, ये x स्क्वायर है तो ये 2 है वो नीचे आ जाएगा 2x और 2 minus 1, so 2 minus 1 which is 2x to the power 1 which is 2x। समझ में आया, क्लियर हुआ बात? ओके, अच्छा मिटा देते हैं इसको। एंड नाउ ddx ऑफ अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज के डिफरेंशिएशन करें, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज, तो ddx और अगर हम लिखें sin x तो ddx ऑफ sin x हो जाता है आपका cos x। इसको वैल्यूज आपको याद रखनी है, थॉरोली आपको याद रखनी है, मैथ्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, आपको ये वैल्यूज थॉरोली याद रखनी है। ddx ऑफ cos x, cos x का ddx होता है माइनस sin x। dydx ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो वो आ जाता है आपका sec स्क्वायर x। ddx ऑफ ln x, अगर हम ln x का डिफरेंशिएशन करें तो वो आ जाता है आपका 1/x। ddx ऑफ e टू दी पावर x, अगर हम e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करें तो वो आ जाता है आपका e टू दी पावर x, ठीक है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आपका e टू दी पावर x से रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको फिजिक्स में काम आने वाले डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना। ओके, अब अगर हम डिफरेंशिएशन एक ऐसे टर्म्स का करें जो टर्म्स ऐड हो रही है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि कुछ रूल्स पता होने चाहिए हमको, जैसे कि ये आप मानो y है आपका और ये a प्लस बी है, ठीक है ना, y है a प्लस बी है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इस टर्म को dy dx,
तो a है, b है, दो टर्म्स है, आप dy dx कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हो a प्लस बी। तो उस केस में क्या आएगा आपका, उस केस में आपको a को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट पे, फिर प्लस आपको b को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट पे। ठीक है ना, ये केस होता है एडिशन का, ये होता है आपका एडिशन का केस। अच्छा, मान लो आपके पास y, अच्छा इसका एक एग्जांपल भी कर लो, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, चलो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स। तो हमको निकालना है dy dx। तो हम dy dx कैसे निकालेंगे, यहाँ पे dy dx निकालने के लिए हमें ये a प्लस बी फॉर्म में है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस फिर इसको डिफरेंशिएट करो, dx बाई dx डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, so 1 plus cos x is your answer। अब अगर y is equals to a minus b हो, यानी ये केस है आपका सब्सट्रैक्शन का, सब्सट्रैक्शन केस। तो यहां पे आपको dy dx निकालना है, पूरा टर्म, पूरा a माइनस बी को डिफरेंशिएट करना है, तब उस केस में आपका d को अलग, a को अलग से सेपरेट करके आप डिफरेंशिएट करोगे, माइनस है तो माइनस बिठाओगे और फिर b को अलग से डिफरेंशिएट करोगे, सेम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये ब्लू में लिखा है, ये ब्लैक में हो गया, तो चलो बिठा देते हैं, इसको ब्लू में लिखते हैं, dA dx माइनस dB dx। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं हम, चलो सेम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसको अब माइनस में कर देते हैं, x माइनस साइन एक्स। अच्छा, तो हमें dy dx निकालना है, यानी कि जो ये पूरा टर्म है x माइनस साइन एक्स, इसको हमको अभी डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो dx बाई dx माइनस d sin x बाई dx। सो dx बाई dx 1 और ये माइनस और ये sin x का हो जाता है cos x। ये आ गया आपका आंसर। ये 1 प्लस cos x आया यहाँ पे 1 माइनस cos x आया। डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ, डिफरेंस हुआ यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था। अब जब भी प्लस का केस आएगा या माइनस का केस आएगा, दो, तब आप सेपरेटली ए को करोगे फिर बी को करोगे, जो बीच में साइन होगा उसको डालोगे, ए को करोगे बी को करोगे, फिर बीच में जो साइन है ना उसको डालोगे। ये था आपका डिफरेंशिएशन, जब जो दो टर्म अगर ऐड हो रहे हो। ठीक है, अब व्हाट इफ दो टर्म मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रहे हो, तब भी आपके पास फॉर्मूला आता है ना। अच्छा, अगर मान लो आपके पास है y इज इक्वल्स टू a इंटू बी, ठीक है, या फिर ऐसे लिखता हूं a इंटू बी, a इंटू बी। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का केस है, इसका क्या कैसा केस है, मल्टीप्लाई का केस है, मल्टीप्लाई का केस है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है आपका dy dx। अगर आप निकालोगे तब आपको याद रखना है कि आप जो फर्स्ट है a, आप a को रख के पहले b का डिफरेंशिएशन करो, db dx, a इंटू db dx, a को रखो मल्टीप्लाई b का डिफरेंशिएशन करो प्लस b को रखो मल्टीप्लाई a का डिफरेंशिएशन करो। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, a को रखा, a को रख दिया, फिर a को रख के इंटू b का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट पे, फिर मैंने प्लस b को रखा और a का डिफरेंशिएशन किया।
एक बार इसको डिफरेंशिएशन करते हैं इसको कांस्टेंट मान के, एक बार इसको डिफरेंशिएशन करते हैं इसको कांस्टेंट मान के, फिर ऐड कर देते हैं और यही है वो। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल करते हैं, वही सेम एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एग्जाम्पल है हमारा x इंटू साइन एक्स। ठीक है, x इंटू साइन एक्स, y सॉरी ये y इज इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स, आपको निकालना है dy dx। कैसे निकालोगे? x और साइन एक्स है तो एक काम करते हैं, पहले x को रखते हैं, फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम साइन एक्स को रखते हैं और x को डिफरेंशिएट करते हैं। हमने क्या किया, एक बार x को रखा, साइन x को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस, फिर साइन x को रखा, x को डिफरेंशिएट किया। अब निकालो भाई x, साइन x का हो जाएगा आपका cos x और ये साइन x तो ऑलरेडी है और इनटू dx by dx which is 1, so it is x cos x प्लस साइन x हो गया आपका। अच्छा बहुत बढ़िया, मान लो आपके पास y इज इक्वल टू ए बाई बी है। अब आ गया आपका केस डिवीजन वाला, अब आ गया आपका केस डिवीजन वाला। फिर क्या करोगे भाई, बहुत इजी है। अच्छा ये इजी है बहुत, लेकिन थोड़ा सा याद रखने वाला है, कभी कभी गलती हो जाती है तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करके देखना। अगर मैं यहाँ पे dy dx कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे dy dx कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूला में फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, जो b है, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। उसके बाद डिनोमिनेटर जो है वो मैं सबसे पहले लिखता हूं b, फिर मैं a का डिफरेंशिएशन करता हूं। ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे आप इधर उधर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आएगा। b स्क्वायर और जो b है उसको मैंने यहाँ पे डाला और a का डिफरेंशिएशन किया, फिर माइनस, फिर जो a है उसको रखा, फिर b का डिफरेंशिएशन किया। ये होता है आपका डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ डिवीजन। ठीक है, इसको हम मैथ्स की भाषा में, अगर आप मैथ्स में जाओगे तो यूवी रूल, जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसको हम यूवी रूल बोलते हैं, डी डी एक्स ऑफ यूवी और डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी। तो ऐसे कुछ ऐसा नियम होता है, ठीक है ना। तो ये आपका मोटा मोटा हिसाब है डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन में यही चीजें हैं जो आपको काम में आने वाली है। एक तो हो गया आपका एडिशन वाला चीज, एक हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन वाला चीज, एक हो गया आपका सब्सट्रैक्शन वाला चीज, और ये आ गया डिवीजन वाला चीज। अच्छा इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं, चलो एग्जांपल करेंगे, सेम एग्जांपल y इज इक्वल्स टू x इंटू, सॉरी x इंटू नहीं, यहाँ पे x डिवाइड बाय साइन x। तो b स्क्वायर मतलब ये है, इसको स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर x। अब साइन x को ऊपर रखो क्योंकि b को ऊपर रखा था, फिर a का डिफरेंशिएशन करो, यानी x का डिफरेंशिएशन करो, dx बाई x माइनस, फिर x को रखो, फिर ddx ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन करो। तो यहां पे आ जाएगा आपका साइन x ऊपर, dx इज 1 माइनस x, साइन x हो जाएगा यहाँ पे cos x बाय साइन स्क्वायर x विच इज साइन x माइनस x cos x बाय साइन स्क्वायर x। तो ये डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज थे, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे जब आप करोगे फिजिक्स। अब इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है जहाँ पे हम थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा के बारे में समझेंगे,
एंड फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिस फर्स्ट लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुएशन को कवर किया, हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर की, हमने स्लोप कवर किया, हमने डिफरेंशिएशन कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सिमा मिनिमा कवर करेंगे और फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। फिर हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो क्लासेस है, मैथमेटिकल रूल्स, वो मैथमेटिकल रूल्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो होप you liked the video. Thank you. Please do like, subscribe, share and comment. Thank you.